नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, अनुभवी पत्रकार। और अनुभव के नाम पर एक पूरा दशकों भरा जीवन अनुभव का, पत्रकारिता का और खोजी पत्रकारिता का, इसी के साथ साथ अपने स्तर पर विमर्श का अनुभव सतीश जी के पास है। सतीश सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है प्रारब्ध के इस मंच पर। नमस्कार सर। नमस्कार अवनीश जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, सबसे पहले मैं क्षमा मांग लूं आपसे, बड़े अंतराल के बाद प्रारब्ध के इस मंच पर मैं मुलाकात कर पा रहा हूं, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। दर्शकों, नहीं अवनीश जी, पहले मैं भी कह दूं कि आपकी यात्रा चल रही है, लेकिन थोड़ी धीरी है, लेकिन बड़ी स्तरीय है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, स्तरीय यात्रा है, थोड़ी धीरी है बस। सर, दर्शकों, इस बीच आपको बता दूं, हम लगातार पहलवानों से जुड़े मसले पर वीडियो कर रहे हैं। जब जब कोई प्रगति हो रही है, जब जब कोई खुलासे हो रहे हैं, उसके प्रत्युत्तर में उसके सच का आकलन हम लगातार कर रहे हैं, और जो भी सच है वो आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों, आपको ये पता है और आपने लगातार स्नेह भी दिया है, लेकिन एक ऐसा एंगल है जिस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है और जिस पर आज हम बात करने के लिए आदरणीय सतीश सर को अपने मंच पर ले आए हैं। अगर आपको याद हो तो इस पूरे मामले के आरोपी, सर मैं आपसे भी संबोधित कर रहा हूं सर, अगर आपको याद हो तो इस पूरे मामले के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह, जो राष्ट्रीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष थे, अब तो निवर्तमान अध्यक्ष, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। जब उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी तो उन्होंने एक बात कही थी शुरुआती दौर में। उन्होंने कहा था कि इस पूरे आंदोलन के पीछे और पहलवानों को भड़काने के पीछे एक बाबा है और एक बड़ा उद्योगपति है। सर, अचानक ये पूरी बात पार्श्व में चली गई। ठीक है, ब्रजभूषण शरण सिंह आज एक आरोपी हैं, हम उनका बचाव करने का कोई मादा नहीं रखते और बचाव करने की हमारी कोई नियत भी नहीं है। एफआईआर है, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम कर रहा है। 15 तारीख की मियाद तय है, 15 तारीख के बाद जो कुछ होगा वो अदालत के पास चला जाएगा। लेकिन सर, आप ये बताइए कि इस पूरे आंदोलन के पीछे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो किसकी तरफ इशारा था ब्रजभूषण शरण सिंह का? वो कौन बाबा और कौन बड़ा व्यापारी? हाँ, नहीं, उसमें एक नाम तो उन्होंने खुलकर ले लिया था, हुड्डा परिवार का। उन्होंने कहा था कि ये भी हुड्डा परिवार भी है, हुड्डा के लिए उन्होंने खुलकर कहा था। तो देखिए, जो कांग्रेस के अंदर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हैसियत है, तो मैं समझता हूँ कि संभवतः अहमद पटेल के बाद सबसे बड़े फंड मैनेजर की भी है, और इसीलिए हुड्डा की बहुत सी बदतमीजियां भी कांग्रेस हाईकमान झेल जाता है। बड़े बड़े इस तरह से जैसे उसने देखा ही नहीं, या उसने समझा ही नहीं, या सुना ही नहीं। तो हुड्डा हुड्डा परिवार सब में एक उद्योगपति है, लेकिन हुड्डा परिवार का तो नाम ले लिया था ब्रजभूषण ने, उनका इशारा किसी और तरफ था। तो वो देखिए, कांग्रेस का एक ही उद्योगपति है जो बड़ा उद्योगपति जिसे आप कह सकते हैं, वो जिंदल है। वो जिंदल है, कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं और खेल संघों में भी जबरदस्त दखलंदाजी करते रहे, लेकिन फिलहाल अभी वो परिदृश्य में थे नहीं। अब क्योंकि नाम तो नहीं लिया ब्रजभूषण ने, तो सब सीधे सीधे शंका एक तो उनकी तरफ जाती है, या एक मल्टीनेशनल के लिए है जो जिसका स्पॉन्सरशिप को लेकर लड़ाई इनकी चल रही थी। ये पहलवान चाह रहे थे कि हमको अलग से प्रमोशन के लिए हमको फ्री किया जाए, ताकि हम और उत्पादों का प्रमोशन शुरू करें। तो शायद इनको स्वतंत्रता नहीं है, इनको परमिशन नहीं है। तो वो है। और दूसरा बाबा, तो बाबा के लिए तो मनीष जी, अवनीश जी, ना आपको कुछ सोचना है ना मुझे कुछ सोचना। वो बाबा खुद खुलकर सामने आ गया, बहुत साफ। जब कहा था भूषण सिंह ने, तब तो उन्होंने नाम नहीं लिया था, उनका तो एक बाबा है। तो वो बाबा रामदेव जो बाकायदे खुलकर इन पहलवानों के पक्ष में आ गए, बयानबाजी करने लगे, मंच लगा के बयानबाजी करने लगे। कांग्रेस के शासन जहाँ है राजस्थान, राजस्थान जाकर उन्होंने बयानबाजी की। जरा गौर करिए, रामदेव का पतंजलि योगपीठ उत्तरांचल में रहने वाले, वो हरियाणा के सारी गतिविधि, जितना रामदेव का जो सार्वजनिक जीवन है, उसमें मेरे ख्याल से 40% समय वो मीडिया हाउसेस में गुजारा करते हैं अपने प्रचार के लिए, आत्म प्रचार के लिए। लेकिन ये बयान देने के लिए जो पहलवान दिल्ली में बैठे थे, तो रामदेव दिल्ली आने के बजाय रामदेव को कांग्रेस शासित राज्य ज्यादा सुहाया कि राजस्थान में जाके उन्होंने बयान दिया।
और चूंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं अब इस साल के आखिर में, 6 महीने समझिए रह गए, 6 महीने भी नहीं रह गए, चुनाव तो 4 महीने बाद ही शुरू हो जाएंगे। और वहां पर जाटों की जाट मतदाता जो है ठीक ठाक उसकी संख्या है, एक तरह से वो निर्णायक होता है जब कांटे की लड़ाई हो तो ठीक राजस्थान है। में जाटों की संख्या, 4 महीने बाद चुनाव, हरियाणा लगा हुआ है। और इन पहलवानों ने पूरी तरह से उसको सरकार बनाम जाट करने की कोशिश की, हालांकि ये कर नहीं पाए, लेकिन टिकैत वगैरह का वहां आना, वो सीधे सीधे इसको जाट की लड़ाई बना देना था। तो रामदेव ने जगह चुनी वो जहां चुनाव होना है, जहां चुनाव होना है 4 महीने बाद। और वो दिल्ली क्यों नहीं है? अगर बड़ा उनका इन पहलवानों से बड़ी सहानुभूति थी तो रामदेव को दिल्ली आ जाना चाहिए था। खुद एक बार बैठे थे तो 24 घंटे रामलीला मैदान में, एक बार इनके साथ भी बैठ जाते, तो वो नहीं था। तो ब्रजभूषण सिंह ने जो इशारा किया था, उस इशारे को पूरा स्पष्ट कर दिया रामदेव ने खुद मैदान में उतर के, और ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ सीधी सीधी कायदे से तो बड़ी आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। और अवनीश जी, 15 तारीख को जरा फैसला हो जाने दीजिए, और ये रामदेव फिर ब्रजभूषण सिंह की कृपा पे होंगे, क्योंकि रामदेव ने जिस तरह की बयानबाजी की है, अगर जो जांच का फैसला आएगा तो ब्रजभूषण सिंह उन पर मानहानि का मुकदमा बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, या उत्तर प्रदेश का तो कम से कम हर आदमी जानता है, पूर्वांचल का, कि ब्रजभूषण सिंह की हैसियत या ताकत कम नहीं है। बाबा रामदेव को उनके जो उन्होंने बयानबाजी की थी, उससे उनको जेल की सैर करा देने में कोई कसर बाकी नहीं रह जाएगी। उनको उनसे लड़ने की हैसियत, कानूनी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, कि जी विधिक जी। तौर पे भी नहीं रह पाएगी। जैसे अगर इनको ना अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल उतारा, तो संभवतः शायद ब्रजभूषण सिंह ने सुना है कि हरीश साल्वे को हायर किया है, तो वो जी लड़ाई में कहीं से वो कहीं हल्के नहीं पड़ने वाले हैं। तो इन लोगों को बड़ी गलत फहमी है। मैंने कहा ना, 15 तारीख के बाद ये जितने लोग बयानबाजी कर रहे हैं जो ब्रजभूषण सिंह का नाम लेके, ये फिर ब्रजभूषण सिंह की कृपा पे होंगे। क्योंकि देखिए, अगर जरा सा भी कुछ होता, जो ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लग रहे हैं, तो होता ना कहीं आग लगती है, धुआं उठता है तो कहीं आग लगी होती है, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। और ये सबसे खास बात है, कोई कहता ना कहता, वो मान लीजिए सरकार की एजेंसियां भी ना करती, ये पहलवान तो सबूत लेके सामने आ जाते। बिल्कुल सर। पहलवान तो लेके ये जिनका संकेतों में बात कर रहे थे, इशारों में बात कर रहे थे, वो आदमी तो खुद सामने आ गया। अब खुद सामने आके उसने मीडिया में बयानबाजी नहीं की, वो अवनीश जी वो जाके कोर्ट में 164 में बयान दर्ज करा आया। बिल्कुल और सर। वो बयान वो दर्ज करा के आया, जिसने इन पहलवानों के 6 महीने से जो नौटंकी चल रही है, बाकायदा राकेश टिकैत के संरक्षण में, उन नौटंकी की धज्जियां उड़ गई। ये क्या जवाब देंगे वो आदमी? ये केवल उस नाबालिग को लेकर पास्को एक्ट की बात कर रहे थे, उसके तहत तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उसके बाप ने आके कह दिया कि एक तो वो नाबालिग नहीं है, दूसरे कोई छेड़छाड़ नहीं की ब्रजभूषण सिंह ने, ये हमने दुर्भावनावश लगाया था उनके ऊपर ये आरोप, क्योंकि हमको लगता था कि कुश्ती संघ में उसके लड़की की सिलेक्शन वगैरह को लेकर कोई भेदभाव जी होता था, इसलिए जी मैंने लगाया था। कायदे से उसने आरोप स्वीकार लिया। वो देखिए, उसकी जो स्वीकारोक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है अवनीश जी, जी। कि वो जो कह रहा है, तो उसके बाद तो मुकदमा उसके ऊपर हो सकता है। बिल्कुल अगर सर। ब्रजभूषण सिंह चाहे तो केस उस पर कर देंगे। उसने इतना बड़ा रिस्क लेके सच बोल दिया, क्योंकि उसको समझ में आया कि मैं ज्यादा बड़ा पाप करने जा रहा हूं जिसका कोई तथ्य नहीं है उसके पास। तो ये पूरी जो नौटंकी थी प्रायोजित, और इसमें वास्तव में जो शुरुआत में, उसके बाद ब्रजभूषण सिंह ने चुप्पी साध ली, नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसमें 3 प्लेयर जो थे, एक को लेकर कंफ्यूजन, एक तो बाबा रामदेव, जो उन्होंने बाबा कहा था, हुड्डा परिवार का नाम ही ले लिया था। वो जो उद्योगपति है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पूरा कांग्रेस स्पॉन्सर्ड ही मामला है, वहां पे रॉबर्ट वाड्रा पहुंच गया, दीपेंद्र हुड्डा पहुंच गया, या कांग्रेस से जुड़े जितने आंदोलनजीवी थे वो सब वहां पहुंचे। तो स्वाभाविक रूप से ये संदेह होता है कि संभवतः जिंदल परिवार की तरफ इशारा था, लेकिन चूंकि नाम नहीं लिया, इसलिए हम लोग उसको संभवतः ही कह सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा 15 तारीख के बाद, मेरे ख्याल से ब्रजभूषण खुलकर बोलेंगे, जरा ये पूरा कीचड़ साफ हो जाए। बिल्कुल सही बात है सर। और आपने जिस तरीके से यह देश ने भी देखा और सभी ने देखा कि बाबा रामदेव बिल्कुल सीधे खुल के आ गए सामने। अच्छा, मजे की बात यह है, जैसे रामदेव आते हैं तो मैं एक और देव की बात करता हूं। मैं सम्मान करता हूं और पूरा देश सम्मान करता है कपिल देव साहब का। कपिल देव साहब जब सामने आ गए और उन्होंने भी समर्थन किया, तो मैं रामदेव कपिल देव ऐसे कैसे छोड़ दूं सर? ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता।
अगर देव देव दोनों के पीछे है और एक प्रदेश की खास राजनीति भी इसके पीछे दिखाई दे रही है, और आपने कहा कि हुड्डा परिवार और हरियाणा कांग्रेस भी इसके पीछे दिखाई दे रही है, तो उसको आप देखिए मीडिया ने किस तरीके से चलाया। मीडिया ने ये कहा कि सर विश्व विजेता पूरी टीम और पूरे खिलाड़ी हैं पहलवानों के साथ, जबकि ऐसा नहीं था। कपिल देव अकेले एक इंडिविजुअल के तौर पे थे। अच्छा सर, रामदेव जी के इस तरह से खुल के आ जाने के पीछे आखिर कोई तो वजह रही होगी। वो योग गुरु हैं, वो पहलवानी के अखाड़े में क्यों कूद पड़े और बिना किसी दांव के क्यों कूद पड़े? नहीं 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 अवनीश जी, इस पूरी नौटंकी का जनवरी से ही मैं अपना लिख भी रहा था, जहां लिखता हूँ बोलता भी रहा हूँ कि इस पूरी नौटंकी का पहलवानों से या पहलवानी से कोई लेना देना था ही नहीं। ये जो 3-4 पहलवान आए ये स्टूज थे और इनको ठीक ठाक ढंग से स्पॉन्सर किया गया, इनकी ठीक ठाक इनकी सेवा कर दी गई है, इनको निश्चिंत कर दिया गया और वो ठीक ठाक मतलब बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हो जाए, जब सोरोज शामिल हो जाए। मेरा अपना मानना है अवनीश जी, ये जो पूरा नाटक शुरू हुआ 1 साल पहले शुरू हुआ। ये चुनाव समझिए जनवरी से शुरू ही हो जाएगा, 2000 कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी। ये उससे पहले माहौल बनाने के लिए किया गया और इसका पूरा इनका प्लान ये था कि इनकी इस नौटंकी से इसको सरकार वर्सेस जाट कर दीजिए। तो वो केवल अभी तो मैंने राजस्थान का तो बताया 4 महीने, देखिए उसका फर्क क्या पड़ना था। जाट वोटर राजस्थान में, जाट वोटर हरियाणा में, जाट वोटर दिल्ली में और जाट वोटर एक हमारे पश्चिम यूपी में बहुत निर्णायक है। यानी कुल मिला के अगर आप काउंट करिएगा तो कम से कम लोकसभा की 100 सीटें, जहां पर वो 5%, 2%, 3%, 8% इस तरह से वो है। तो वो एक पूरी तरह से उस पूरी कम्युनिटी को खड़े कर देने के, उसको इनको था कि लंबा चलाएंगे, इसीलिए खींचा भी इन्होंने 6 महीने कि लंबा चलाएंगे और इसका कुछ भी हो, ये पहलवान निकाले जाए धरे जाए, इनसे क्या लेना देना। और ये पहलवान भी जान रहे थे। देखिए अश्विनी जी, आपको भ्रम हो सकता है, मुझे भ्रम हो सकता है, या किसी और आदमी को भ्रम हो सकता है, लेकिन जो आदमी झूठ बोल रहा है उसको कोई भ्रम थोड़ी होता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। वो तो जान ही रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो जान ही रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो जो नौटंकी चल रही थी उसका उनको फीस मिल चुकी थी, वो अपना उनका काम तो हो गया, मगर वो पहलवानी को लेकर पहलवानों से संबंधित कोई काम नहीं था। और दूसरे अश्विनी जी, अवनीश जी, एक बात जरा गौर करिए कि जो आदमी इतना अय्याश जैसा ब्रजभूषण को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मतलब पहलवानों पे वो टूट पड़ते थे, तो ब्रजभूषण सिंह को ये सब करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पहलवान मिले थे। अरे जब कुश्ती फेडरेशन में अगर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़िएगा तो कम से कम 1000-2000 ऐसी महिला पहलवान होंगी जो फेडरेशन के अंडर में कहीं ना कहीं उनका प्रोग्राम चलता है। तो वो किसी गुमनाम आदमी करते, किसी छोटे उसको करते ताकि कहीं हल्ला ना मचे, कोई शोर ना मचे। पूरे जब उन्होंने इस तरह कुकर्म किया तो वो अंतरराष्ट्रीय पहलवानों पे हाथ डाल दिया। जरा सोचिए, क्या आप बुद्धि सोचिए। तो ये सारा झूठ बोला जा रहा था, इसीलिए उनको कोई भ्रम नहीं है। उनका एजेंडा एक ही था। अगर आप गौर करिए तो इन पहलवानों के भी बयान बीच बीच में आए। इन पहलवानों ने खाप पंचायतों का, आप जरा इस पर कोई ध्यान नहीं देता कि इन्होंने खाप पंचायतों का आह्वान क्यों किया। इनको कहना चाहिए था कि मैं हरियाणा की बेटी हूं, पूरा हरियाणा आ जाए, या मैं देश के लिए लड़ी हूं तो पूरा देश आ जाए। इन्होंने एक बार भी देश की बात नहीं की, हरियाणा की बात नहीं की। इन्होंने जब दबाव बनाया, इन्होंने खाप पंचायत करके ये जाट को टारगेट कर रहे थे कि जाटों को किसी तरह से इस आंदोलन के बहाने इस सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। और उसके बाद तो फिर आग लगाने के लिए सब ये पेट्रोल घूम ही रहे राकेश टिकैत गए। तो 2024 के चुनाव में कम से कम 100 सीटों पे खलबंडल मचाने का इनका पूरा कार्यक्रम था, लेकिन वो फिलहाल सफल नहीं हुआ। और आप जो कपिल देव की बात की, देखिए रह जाते दूसरे देव जी। तो अवनीश जी, मैं इस आदमी को 83 के बाद तो पूरे नेशनल हीरो हो गया। अगर गौर करिए, क्योंकि राजनीति में तो कभी नहीं आया, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कई बार ये चर्चा चली चुनावों के दौरान, कभी हरियाणा चुनाव के दौरान, कभी लोकसभा चुनाव के दौरान, संभवतः कपिल देव चंडीगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। ये लड़े नहीं, ये अलग बात है। और अच्छा। लेकिन जब भी ये चर्चा चली तो कांग्रेस के ही उसमें चली कि कांग्रेस से लड़ेंगे। तो कपिल देव का जो पूरा जीवन है, जब राजनीतिक रुचि की बात करिए, जो आदमी करीब से जानता हो, तो कपिल देव का स्वाभाविक झुकाव कांग्रेस की ही तरफ
था। और उसका कारण भी समझ ले दर्शक, वो कोई कोई ऐसा नहीं था कि कोई बड़े राजनीतिक चिंतन या राजनीतिक सोच की वजह से था। 83 में, या जो कपिल देव का पूरा खेल जीवन है, उस दौरान इस देश में कांग्रेस एक छत्र राज करती थी। बिल्कुल हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। तो बिल्कुल। जमकर मोबिलाइज होते थे, जमकर सुविधा मिलती थी, सारा चीजें था। चंडीगढ़ में 5 स्टार होटल बना, तो वो अब क्या उसके खुलकर क्या कहा जाए, ऐसे नहीं बन जाता, क्योंकि तब क्रिकेट में उतना पैसा नहीं था। होता था, बिल्कुल तब नहीं होता। दर्शकों को याद दिला दो, इन्हीं कपिल देव को मद्रास के चेपाक टेस्ट में जब पाकिस्तान को हराया था, तो मैन ऑफ द मैच बनने पर रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल दी गई थी। जो जो नई पीढ़ी के दर्शक को वो जान लें, तो उस समय कोई आईपीएल नहीं चलता था। ये जो टेस्ट मैच खेलते थे तो 2-2 4-4 हजार रुपए मिलता था। तो ये अचानक चंडीगढ़ में 5 स्टार होटल बना, तो कांग्रेस की सरकार थी, एक छत्र राज था। तो कपिल देव का बड़ा स्वाभाविक झुकाव रहा है कांग्रेस की तरफ, कभी खुलकर बयानबाजी नहीं की। लेकिन वो जो उस दौर की घटनाक्रम है उसको ध्यान दीजिए, तो उनका कभी आपने भाजपा भाजपा के संदर्भ में कभी कोई बयान नहीं सुना होगा, जिस तरह से पहले इनकी करीबी रही। और हुड्डा परिवार ने एक छत्र शासन किया वहां पे 10-15 साल। तो उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही, तो वो था। और तो उनका भी उपयोग करके देखिए। जब हुड्डा परिवार को, अवनीश जी, मैं केवल राजनीतिक परिवार नहीं मानता हूँ, राजनीतिक से ज्यादा वो उद्योगपति परिवार है। और बड़ी वास्तव में उस परिवार, हाँ, और उस परिवार की पकड़ है। एक हरियाणा के अलग अलग सोशल जो नेटवर्क है, उस पर उसकी पकड़ है। तो उसका परिणाम था कि पहलवान आके मैदान में कूद गए, कपिल देव कूद गए। लेकिन कपिल देव की समझ में आया, आपके जैसे हमारे जैसे लोगों ने जब इनसे सवाल पूछना शुरू किया, तो मैंने तो पूछा था कि अगर ये आरोप लगा देने पे ब्रजभूषण सिंह को जेल हो जानी चाहिए, तो मनोज प्रभाकर ने नवजोत सिंह सिद्धू का जब स्टिंग ऑपरेशन किया था, तो उसने खुलकर इनके ऊपर आरोप लगाया था मैच फिक्सिंग का, मैच बिल्कुल सट्टेबाजी का। और जिस पर ये भो भो करके रोए थे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर रोए काहे थे? जेल चले जाना चाहिए था कि मुझ पर सही तो बात। आरोप लगा दिया उसने। वो तो, और वो किसी पत्रकार ने नहीं लगाया था, किसी अनजान आदमी ने नहीं लगाया था। तुम्हारा ही क्रिकेट जो तुम्हारे साथ खेला, मनोज प्रभाकर भी कपिल देव के साथ खेले हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू भी खेला है। कपिल देव तो 92 में रिटायर हुए हैं। तो तब तुमको इतना बुरा लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोए, तमाचा मार दूंगा, चाटा मार दूंगा। तो ये अपनी एक ड्यूटी निभा रहे थे। और उद्योगपतियों के कैसे इस्तेमाल करती है अवनीश जी, एक बोल दूंगा आपके सवाल से पहले। एक और उदाहरण दे दो, अब तो खैर वो स्वर्गीय हो गए, तो क्या कहा जाए उनको। ये राज्यसभा के अंदर बोले थे राहुल बजाज, और ठीक किसान आंदोलन से पहले बोले थे। और ऐसा बोले थे, और उसको दिल्ली की लुटियन मीडिया ने और कांग्रेसियों ने ऐसा उसको वायरल किया था कि जैसे राहुल बजाज ने कोई कमाल कर दिया, कोई क्रांति कर दी। और सब पूरा कि उनका पूरा भाषण इसी में था कि मोदी सरकार ने लूट लिया, खासकर किसानों को लूट लिया। जबकि सच ये था, भाई, तो मैंने लिखा भी था, बाद में एक बोला भी था इसमें यूट्यूब पे, कि सच ये था कि जिस समय राहुल बजाज वहां बयानबाजी कर रहे थे, तो इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में और लखीमपुर क्षेत्र में जो बजाज, उन्हीं के घराने की जो शुगर मिल है, सबसे ज्यादा किसानों का पैसा दबा के वही मिले बैठी हुई थी। वही बैठी हुई वही थी। बजाज की शुगर मिल है, जो जिसके लिए किसान मारा मारा फिर रहा था। तो ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो कोई राज्यसभा, तो राहुल बजाज का खुलकर कांग्रेस के प्रति झुकाव था, अनुराग था। उनको भेजा जरूर शिवसेना ने राज्यसभा में था। दर्शक जान लें कि राहुल बजाज शिवसेना कोटे से राज्यसभा पहुंचे थे। लेकिन वो एक राज्यसभा एक दूसरा एक टेक्निक है जिसके जरिए उद्योगपति पहुंचते हैं, वो उस कोटे से पहुंचे थे। कोई बड़ा शिव सैनिक हो नहीं थे। पूरा बजाज परिवार जो है, बजाज खानदान, ये औद्योगिक घराना, ये कांग्रेस की देन है। कि अवनीश जी ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि 40-50 साल तक सिर्फ बजाज स्कूटर ही बिका इस देश में, दूसरा कोई स्कूटर देखने नहीं दिया गया। तो वो सब अपना एहसान चुका रहे थे। तो ये इस तरह का कांग्रेस खेल खेलती है, और अभी 2024 तक तो बहुत कुछ खेलेगी। बिल्कुल सर, आपने कहा ना कि एक समय था बजाज का स्कूटर ही बिकता था। सर, वो भी दौर था इस देश में जब 500 रुपया जमा करा के और बजाज प्रिया स्कूटर बुक की जाती थी, और 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद बड़ी सोर्स और सिफारिश के बाद एक स्कूटर नसीब होती थी। कांग्रेस का हाँ, ये राज्य था। और आज ये अगर 10 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख की कार में अगर वेटिंग होती है, और सिलेंडर अगर 24 घंटे लेट पहुंचता है, तो इस देश के नागरिकों का धीरज खो जाता है। अच्छा सर, हाँ, अब चलते, अगर मैं फिर एक बार वापस आता हूं योग। योग
और पहलवानी के अखाड़े का। सर, बाबा रामदेव जी खुल के सामने आए। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाया पहलवानों ने, उसकी तो जांच हो रही है, लेकिन उन्होंने काउंटर आरोप ऐसा लगाया कि जैसे उसका कहना ही क्या। हालांकि उसके बाद वो शांत हैं। सर, केवल क्षेत्रीयता, केवल जाट वोट की वजह से, या कोई और कारण भी देखते हैं आप रामदेव के इस तरह से खुल के सामने आ जाने के? नहीं नहीं, रामदेव के देखिए दो स्वार्थ थे, रामदेव के दो स्वार्थ थे। रामदेव उनकी बहुत सी अपेक्षाएं इस केंद्र सरकार से थी, 2014 थी, वो पूरी नहीं हुई। एक की तो चर्चा बहुत हुई कि जिस समय सरकार बन गई तो इनका प्लान था कि जो खादी के केंद्र सरकार के जितने खादी ग्रामोद्योग के शोरूम है पूरे हिंदुस्तान में, वो एक तरह से पतंजलि को फ्रेंचाइज दे दिया जाए, पतंजलि उसको हैंड ओवर करे। तो सोचिए कितने मतलब कम से कम लाख 1.5 लाख आदमी बेरोजगार हो जाता, और वहाँ फिर पतंजलि के जो अधिपति बात है जी सर, बहुत बड़ी बात है जी सर। ये हाँ, तो बहुत ये तो बहुत ये बहुत चर्चा थी, बहुत बिल्कुल खुलकर था। बाद में वो नरेंद्र मोदी को सवाल ही नहीं पैदा होता था इसको स्वीकार। देखिए वो जो अभी जो पूरा उसका ढांचा है खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का, चाहे वो कोई सरकार रही हो, इससे पहले कांग्रेस की रही है, तो वो क्योंकि सरकार के अधीन अलग अलग बोर्ड हैं, अलग अलग उनकी समितियां हैं, तो बड़ी विभिन्नता आपको मिलेगी। आपको जी बड़ी विभिन्नता मिलेगी। आप लखनऊ के खादी ग्राम उद्योग भंडार में चले जाइए और हरियाणा के में चली जाइए, राजस्थान के, तो आपको बिल्कुल अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। ये उसकी बड़ी खास बात है। तो वो खत्म हो जाती, फिर तो वो हो जाता कि एक ही कंपनी चला दी, जैसे किसी कंपनी का आउटलेट होता है। तो वो स्वीकारा नहीं गया। हालांकि कभी बाबा बोले नहीं, लेकिन ये बहुत जोर से चर्चा थी और बहुत गंभीर तबके में चर्चा थी। तो उस पर जी लग जाने से बड़ा ये आहत थे। एक और आपको ध्यान होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जीते थे, तो रामदेव को आमंत्रण दिया गया था शपथ ग्रहण समारोह का, और रामदेव उस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए थे। जी तो बड़ी चर्चा थी। तो उस पर भी कभी स्पष्टीकरण तो नहीं आया, सरकार तो कुछ बोली नहीं उस पर, प्रधानमंत्री नहीं बोले। लेकिन उसका जो बाद में अखबारों में भी छपा, या जिसे कहते हैं ना कि सत्ता के गलियारे की जो गॉसिप थी, कि उसमें यह था कि ये अड़ गए थे कि सोनिया गांधी को न बुलाया जाए। और ये सबसे आगे तो वो वहां तो वो नरेंद्र मोदी की ये सब शैली नहीं है, इस तरह से वो सरेंडर करके और किसी की शर्तों पर काम नहीं करते। तो वो नहीं हुआ, तो ये अपना विरोध प्रकट करने के लिए। तो ये इस आदमी की देखिए बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा। और मैंने कभी अवनीश जी, जो मुझको फेसबुक पे भी देखते रहा हूं, मैं कभी इस आदमी का प्रशंसक नहीं रहा, मैं कभी नहीं रहा। जी और उसकी वजह है, देखिए आपकी शुरुआत और आपके कर्म बता देते। आप मुंह से क्या बोल रहे हैं ये अलग है, और आप कर्म क्या कर रहे हो वो बता देते कि आप हो क्या। मुंह से बोलना तो कोई भी कुछ बोल सकता है। जो फिल्मों में हीरो होते हैं उनके कर्म कुछ और होते हैं, लेकिन पैसा मिलता है वो बोलते हैं जो उनको लिख के दिया जाता है। कि 2005 में जब पतंजलि योगपीठ शुरू हुआ, तो अटल जी भी जिंदा थे और अटल जी एक्टिव थे। ऐसा नहीं था कि अटल जी बिल्कुल स्टेचर में चले गए थे। अटल जी 2008 के जो परमाणु डील हुई थी, उसमें वो वोट जी करने के लिए संसद में आए थे। तो ये तो बिल्कुल 2004-5 में हुई थी। इस आदमी ने किसी को नहीं बुलाया था। इस आदमी ने उसका उद्घाटन मुलायम परिवार से कराया था। खाली मुलायम सिंह नहीं, मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह, राम गोपाल यादव, उनके भाई भतीजे जितने थे, पूरा राम मुलायम परिवार वहां पे उमड़ा था। पतंजलि योगपीठ की शुरुआत, उद्घाटन जो है वो मुलायम सिंह के हाथों से हुआ था। क्यों? राजनाथ सिंह में क्या की कांटे लगे हुए थे, या कल्याण सिंह क्या कम राष्ट्रवादी थे? क्यों? इनको पूरे देश, और सबसे खास बात, एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे उस समय। बिल्कुल। इन सब लोगों को इनकी समझ में नहीं आया। इनको मुलायम, तो ये कितने बड़े राष्ट्रवादी। और ये वो दौर था, अवनीश जी आपको तो याद होगा कि 2000, मेरे ख्याल से 2005 में पतंजलि की शुरुआत हुई है, कि उस जी समय उत्तर प्रदेश में अपराध से त्राहिमाम कर रही थी जनता। कोई बड़ा सुशासन नहीं चल रहा था। और जी सर। सबसे खास बात कि उत्तराखंड है, उत्तरांचल में पतंजलि योगपीठ, उत्तरांचल का मुख्यमंत्री नहीं बुलाया गया। वो बहुत उसके उद्घाटन के कार्यक्रम में नहीं था, उसके लिए मुलायम सिंह यादव बुलाए गए थे। तो इस आदमी का झुकाव कहाँ है, किससे है, ये बहुत स्पष्ट था। बाद में मौसम बदला तो रामदेव की समझ। अब एक बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यक्तिगत मामला हो जाएगा, कि मैंने एक ठीक ठाक उद्योगपति उनके ड्राइंग रूम में उनकी मैडम को कसरत कराते मैंने देखा इनको। तो वो छोड़ दीजिए उसको, कितने बड़े योग गुरु क्या है।
और सर योग हाँ, आप सवाल पूछ लीजिए, फिर लंबा हो जाएगा नहीं तो मेरा। जी सर, जी सर। अब चलते चलते अगर मैं कंक्लूड करूं सर, मैं फिर योग गुरु रामदेव पर ही आऊंगा, क्योंकि ये जिस तरीके से खुल के आए हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं उद्योगपति पे, उनका इशारा था, उद्योगपति पे आपने बात करी, लेकिन ये जिस तरीके से खुल के आए, सर ये बताइए कहीं ऐसा तो नहीं है कि योग करते करते और शरीर को मजबूत करते करते इन्होंने कुश्ती की भारतीय राजनीति में भी अपनी संभावना देखी हो? क्योंकि सर तमाम लोग हैं जो क्रिकेट की राजनीति में अपनी संभावना देखते हैं, खेलों की राजनीति में संभावना देखते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं था सर बाबा कुश्ती की राजनीति में अपनी संभावना देख रहे थे? हाँ, नहीं नहीं, ये सही कह रहे हैं, पहले सपना इन्होंने पाला था। और ये भी जो जैसे मैंने कहा ना, वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड वाला, उस तरह से इनका था कि कुश्ती महासंघ जो है वो हमारे पास आ जाए, लेकिन वो इनके समझ में बाद में आ गया, क्योंकि उसमें दावेदार बहुत बड़े बड़े थे। और सबसे जी खास बात तो वो हुड्डा परिवार ही था। दीपेंद्र हुड्डा बाकायदे चुनाव लड़ चुके हैं, ये बिल्कुल कुश्ती सर। महासंघ का एक चुनाव वो लड़ चुके हैं, इन्हीं ब्रजभूषण सिंह से वो हारे थे। तो वो इनको इसलिए तो स्पॉन्सर कर सकते कि वो उनके लिए ये लड़े हैं, इनको अध्यक्ष बनाने के लिए वो स्पॉन्सर नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने बताया ना कि राजनैतिक निष्ठाएं या वैचारिक जड़ें रामदेव की कहाँ, ये मैंने पतंजलि के उद्घाटन से बता दिया। तो वो बिल्कुल सब ऐसा है कि राजनीतिक सर्कल में हर आदमी बहुत अच्छे से जानता है। और इसीलिए मैं बता दूं कि 2017 का अगर मीडिया का अगर आपको ध्यान हो, तो 2017 में सबसे ज्यादा इंडिया टीवी का एक अभियान चल रहा था कि अखिलेश का काम बोल रहा है, ये इंडिया टीवी का एक स्लोगन था जो आज चला। तो वो कनेक्शन आप जोड़ लीजिए, रामदेव रजत शर्मा ये वाला, तो वो था। लेकिन वो सफल इनका नहीं हुआ, वो हो भी नहीं सकता था, क्योंकि वहां पे कई दावेदार हैं, वहां पे जी कई सर। दावेदार हो। अब तो मामला बड़ा हो गया। तो मैंने कहा ना कि अब कुश्ती महासंघ की, पहलवान की या पहलवानों की ये लड़ाई ही नहीं थी। ये लड़ाई जो थी, ये जाट वोट है कि किसी तरह से ये सबको बांटना चाहते हैं खंड खंड। तो ये टारगेट ये था कि किसी तरह से इन पहलवानों के नाम पर ये किया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और योग की शक्ति, मैं अगर आपको तो, आप तो बहुत लंबे समय जुड़े रहे। मैंने जब कोरोना के समय जो इन्होंने नाटक किया था, तो मैंने उस पर लिखा था कि ये जब वैक्सीन का विरोध ये आदमी कर रहा था एलोपैथिक के नाम पे, बाद में भी बोला भी हूँ मैं कि एक ही उदाहरण मैं ये देता हूँ कि कितनी योग की शक्ति है। वो आज फिर दोहरा दे रहा हूँ कि अवनीश जी 120 दिन का अनशन किया था भगत सिंह ने। और 120 दिन के भगत भगत सिंह जेल में ही रहे थे, अस्पताल नहीं गए थे वो। और वो स्टेचर पे अदालत जाते थे। 120 दिन बाद अंग्रेज सरकार को उनकी मांगे माननी पड़ी थी। उनके सर साथी थे जतिन दास, 63 दिन उन्होंने किया, 64वें दिन उनका निधन हो गया। तो उन्होंने यस। जब मना कर दिया था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त ने, एक आदमी जो अनजान है जिसका मैं बता दूं कि बटुकेश्वर दत्त ने, भगत सिंह ने सबसे मना कर दिया था कि अब तुम लोग मत करो क्योंकि खतरा है, मैं करूंगा। तो मगर बटुकेश्वर दत्त नहीं माना थे, तो भगत सिंह के साथ साथ बटुकेश्वर दत्त ने भी 120 दिन का अनशन किया था। और उसके बाद अंग्रेज झुके थे। ये बाबा जब वहां रामलीला से भाग के आए थे, इन्होंने अनशन किया था, 8वें दिन ये एकदम टेढ़े हो गए। इनको 9वें दिन स्टेचर बुला के वही उसी एलोपैथी के अस्पताल में ले जाना पड़ा जिस एलोपैथी के खिलाफ ये विरोध कर। कौन सा योग की शक्ति? योग की शक्ति उनकी होती है अयंगार की, जो बेंगलोर में थे, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी भी मिलने गए थे। और जब सचिन तेंदुलकर ने सोचा कि मुझको योग करना है या योग सीखना है, तो वही सचिन है। तेंदुलकर रामदेव का पतंजलि नहीं गए थे, वो अयंगार से ही मिलने गए थे। और बिल्कुल ये बता दूं अमीश जी की ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में योग का एक पर्यायवाची है, योग का एक अर्थ मतलब इस तरह से अयंगर माने योग। इससे बड़ा सम्मान किसी योगाचार्य का हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सर। वो होता है। अब ये मैंने बताया कि अलग है, एक माहौल बना, उसमें ये भी इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। ये आदमी दूसरे व्यक्ति का है। बिल्कुल सर। और जिस तरीके से पहलवानों के इस पूरे आंदोलन में, मैं उसको कथित आंदोलन कहता हूं, ठीक है, हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं, आपने आरोप किसी पर लगा दिया, आपने आरोप लगा दिया, आईपीसी का काम है, पुलिस का काम है, कोर्ट का काम है, वो काम करेगा अपना, जो पार्टी है वो भुगतेगा, जो आरोप लगा रहा है वो भुगतेगा, कल को मानहानि करेंगे जो आज के आरोपी हैं, तो जो आरोप लगाने वाले हैं वो भुगतेगा। लेकिन आप एक कहते हैं ना कि किसान पोत के भंडारी बन जाना सर, जैसे आटा पोत हाँ के हाँ बन जाना, तो इस हाँ तरीके से रामदेव जी को, अपने साथ कपिल देव जी को, और इस तमाम तरह की राजनीति को नहीं लाना चाहिए था सर। चलते चलते बस मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि इस सबसे देश की कुश्ती, और खास तौर से
इस देश की कुश्ती में रुचि रखने वाली महिला बच्चियों का कितना बड़ा हतोत्साहन हुआ है, इसको ये लोग कब समझेंगे? हाँ, इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया, बहुत बड़ा नुकसान किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल आपका सही आकलन है कि अब कोई भी माँ बाप जो हैं वो अपनी बेटी को एक बार अखाड़े में भेजने में 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि इन्होंने इतनी गंदगी फैला दी है, इतनी गंदगी फैला दी है कि वो उस भ्रम को दूर करने में समय लगेगा, उसको समय लगेगा। वास्तव में ये नुकसान तो इन्होंने कर दिया, ये नुकसान इन्होंने कर दिया। जी सर, जी सर, आपने सर एक नए दृष्टि से, क्योंकि रामदेव बाबा तो खुल के आ गए थे, लेकिन रामदेव बाबा पर कोई भी खुल के न बोल रहा था, न उस व्यापारी पर कोई बोल रहा था, और न कोई ऐसा विमर्श था पूरे इस पहलवान के आंदोलन को लेके। अब 15 तारीख बहुत नजदीक है सर, जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी होता जाएगा, लेकिन आपने एक नई दृष्टि दी इस पूरे विमर्श में, इस पूरे पहलवानी चर्चा में। इसके लिए प्रारब्ध की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ हम दर्शकों को एक बार फिर कहेंगे कि आप हमारे नीचे लगातार जिस तरह से हम इस पहलवानी आंदोलन को और इस पहलवान प्रकरण को फॉलो कर रहे हैं अपने प्रारंभ पर, आप नीचे आके हमारी कमेंट में अपनी राय रखिए, बताइए। और इसी के साथ देते हैं सतीश चंद्र मिश्रा सर को धन्यवाद, और आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर।